हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व होता है और हम लोगों का जो ये यूनिवर्स है ये एक तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम है, सो इसलिए इसका नेट चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में कहा जा रहा है द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाए तो इससे इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, इससे क्या होगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, कुछ देर पहले ये न्यूट्रल था लेकिन अब इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस ऑब्जेक्ट पे चला गया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज कंजर्व नहीं है, नेट नेगेटिव चार्ज भी कंजर्व नहीं है, नेट चार्ज कंजर्व है। ठीक है, तो सी में कहा गया द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। बिल्कुल नहीं। देखिए पॉजिटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज बना, तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल भी बना। शुरू में क्या था, न्यूट्रल था ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिर्फ ए ऑप्शन सही है। नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ पॉइंट चार्ज इज बाउट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट नियर बाई पॉइंट। एक पॉइंट चार्ज लाया गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज का होगा वो मान लेते हैं ई डैश होगा और इस तरफ होगा, इधर भी ई डैश होगा, है ना, दोनों तरफ। और पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, ई डैश होगा। इस पॉइंट पे ई माइनस ई डैश हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना। ई नेट का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, ई माइनस ई डैश के बराबर। कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ठीक है, और यदि आप बी पॉइंट की बात कीजिएगा तो बी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई प्लस ई डैश के बराबर हो गया और निश्चित तौर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज लाइए चाहे निगेटिव चार्ज लाइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो विल इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव, विल डिक्रीज इफ चार्ज इज निगेटिव। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। मे इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव, बिल्कुल ये सही है। मे डिक्रीज इफ चार्ज इज निगेटिव, ये भी सही है। तो सी और डी, सेकेंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर ई एंड वी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट में कहा जा रहा है E इक्वल टू जीरो, वी मस्ट बी जीरो। ऐसा नहीं है। देखिए एक हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर की यदि बात की जाए, ठीक है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, जीरो। ओके, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पे V होता है और V ये जो होता है अंदर में ये कॉन्स्टेंट होता है एंड नॉन जीरो होता है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मस्ट बी जीरो वाला जो केस है ये गलत है। ठीक है, V इक्वल टू जीरो, ई मस्ट बी जीरो। पोटेंशियल जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही होगा, ये भी गलत है। आप यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर होता है, के पी बाई आर क्यू। वैक्टर में लिखेंगे तो माइनस में, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस कारण से मस्ट बी जीरो वाला केस बी ऑप्शन के लिए भी गलत है। सी ऑप्शन के लिए देखते हैं, ई इक्वल टू नॉट जीरो, वी कैन नॉट बी जीरो। वी जीरो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो रहा है ना, ई इक्वल टू नॉट जीरो, ई यदि जीरो नहीं होगा तो V जीरो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो था जीरो नहीं था और पोटेंशियल जो था वो जीरो था, है ना। तो
सी ऑप्शन भी है जो गलत है। डी ऑप्शन की बात करें, वी इक्वल टू नॉट जीरो, यदि वी जीरो नहीं हो मतलब इस पॉइंट के लिए, ठीक है, ई कैन नॉट बी जीरो, तो ई तो जीरो है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ई कैन बी जीरो, जीरो हो भी सकता है, ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन जो है रॉन्ग है। तो इसका चारों का चारों ऑप्शन रॉन्ग हो गया थर्ड क्वेश्चन का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट। 120 वोल्ट से 80 वोल्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर रहा है। एज वन मूव ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू -1 सेंटीमीटर टू एक्स इक्वल टू +1 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑरिजिन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रहा है। 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट डिक्रीज कर रहा है। 120 वोल्ट कहाँ पर था, -1 सेंटीमीटर पे था। तो देखिए यहाँ पे ये -1 सेंटीमीटर पे कितना था, 120 वोल्ट था, और ये 1 सेंटीमीटर पे कितना था, 1 सेंटीमीटर पे कितना था, 80 वोल्ट था। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, ई एक्स का वैल्यू, और यूनिफॉर्म है मतलब ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, इस तरफ होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर हो गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये कितने के बराबर हो गया, 120 - 80/2 सेंटीमीटर में होगा, है ना। तो ये कितने के बराबर हो गया, देखिए 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल गया है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मौजूद हो, यदि वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो, ठीक है, या जेड एक्सिस के अलॉन्ग जीरो नहीं हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर हो जाएगा, तो ई नेट का जो वैल्यू हो जाएगा √(EX² + EY² + EZ² हो जाएगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। यदि वाई और जेड के अलॉन्ग जीरो नहीं हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। ठीक है, लेकिन यदि वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेगा। ठीक है, मतलब ये जो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, दिस इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन दिस मीडियम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम है और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, नहीं, वाई और जेड के लॉन्ग होगा तो जीरो बड़ा हो सकता है। मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, बिल्कुल मे बी, यदि वाई और जेड के लॉन्ग जीरो हो तो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा, तो मे बी लिखा हुआ है इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, हाँ है ना, वाई और जेड के लॉन्ग जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ज़्यादा हो सकते हैं। मे बी लेस देन, नहीं, लेस नहीं हो सकता, मिनिमम, दिस इज द 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन दिस मीडियम। ओके, तो इसका कौन कौन सा सही हो गया भाई, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही हो गया। तो फोर्थ का बी और सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। जीरो पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल एनर्जी, यदि पोटेंशियल को जीरो मान लिया जाए किसी भी पॉइंट पे, तो देखिए जीरो पॉइंट जो जीरो होता है ना, जीरो पोटेंशियल, दैट इज द रिफरेंस पॉइंट, समझिए इस पॉइंट को, दैट इज द रिफरेंस पॉइंट। तो रिफरेंस पॉइंट यदि कहीं पे आप मानते हैं तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बदल सकता है। ठीक है, जैसे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो मान लिया जाता है, तब क्यू चार्ज के चलते r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, KQ/R। मेरी जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। देखिए जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो माना जाता है दैट इज कॉल्ड डेटम लाइन, ये फिजिक्स में डेटम लाइन के नाम से जाना जाता है। तो पोटेंशियल का वैल्यू जीरो जिस पॉइंट पे होगा, ठीक है, यदि आप इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो लेते हैं तो क्यू चार्ज के चलते r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। ये कब होता है, ये कब होता है, व्हेन v = 0 एट
आर इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, ये तब जीरो होता है। यदि v इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू इन्फिनिटी पे ना हो कि किसी अदर पॉइंट पे हो, तो ये पोटेंशियल नहीं होगा भाई, बदल जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इंडिपेंडेंट टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मीन्स पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका बी पॉइंट सही है, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, रिफरेंस पॉइंट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज कर जाएगा। यदि आप क्या मानते हैं Q1 और Q2 यदि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, तब मानते हैं जब ये मानते हैं कि Q1 और Q2 इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, तब जाके जब वो r डिस्टेंस पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है k Q1 Q2 बाई r। जैसे यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है और ये r डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं k Q1 Q2 बाई r। ये कब लिखते हैं when u इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो एट r इक्वल टू इन्फिनिटी, ये तब लिखते हैं। यदि ये होता है तो ये होता है, ठीक है। यदि ये नहीं होगा अदरवाइज ये नहीं होगा, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेफरेंस पॉइंट आप किसी पॉइंट पर मान लेते हैं तो किसी अदर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का वैल्यू रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, लेकिन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये पॉइंट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। 6 में चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। और बी ऑप्शन में कहा जा रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल मे बी जीरो। तो चेक कर लेते हैं। देखिए कोई भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज गिवन बाय डी बाई डी आर इंटू पी। डी बाई डी आर इंटू पी ये फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो डी बाई डी आर यदि यहाँ पे कर दीजिएगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, -2kq बाई आर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो फोर्स तो जीरो होगा ही नहीं। फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, -kq बाई आर क्यूब इंटू पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखिएगा। मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इधर ही था, तो इस पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। ठीक है, ओके। यदि मान लेते हैं ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो क्या होगा, मान लेते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया गया, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो इस क्यू चार्ज के चलते इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस निगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इसका ये कंपोनेंट, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका ये कंपोनेंट, ये वाला जो लाइन होगा ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। इस कारण से इस केस में जब कोई क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर यदि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो भी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स लगेगा, वो एलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। नेट फोर्स एलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल लगने लगेगा, क्योंकि एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे जो लग रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, निगेटिव चार्ज पे जो लग रहा है इसका भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री बन नहीं रहा, इस कारण से नेट फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो इसका ए और बी ऑप्शन दोनों गलत हो गया। चलिए सी ऑप्शन में चलते हैं। द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो। जीरो टॉर्क जीरो नहीं होगा। ठीक है, टॉर्क मस्ट बी जीरो नहीं होगा, मे बी जीरो हो सकता है। ठीक है, मे बी जीरो कब होगा, जब एलोंग ऑन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाएगा, तब टॉर्क जीरो हो सकता है। तो मे बी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन मस्ट वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में जैसे ये क्यू चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसी लाइन पे रख दिया। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स लग रहा है, एफ नेट इस पे लग रहा है, ये मैक्सिमम हो गया, लेकिन
टॉर्क जो हो गया इस केस में, टॉर्क नेट जो हो गया ये 0 हो गया। तो 6 ऑप्शन, 6 क्वेश्चन में 6 का सिर्फ डी ऑप्शन सही है। चलिए फिर 7th क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रोटॉन पे जो लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे जो लगेगा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल नहीं कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल, हाँ ये है सही, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, मास अलग अलग है ना, तो फोर्स बाय मास करेंगे तो एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, तो इसका भी क्वेश्चन में 7 का भी सिर्फ एक ही आंसर सही दे रहे हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन इसका भी एक ही एक ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो यही सही है। तो इसका 7 का सही ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। 8 क्वेश्चन में चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज proportional to the distance r from the origin. Taking the electric potential at the origin to be 0, it is uniform in the region. It is proportional to r. It is proportional to r squared. तो देखिए v का वैल्यू दे रखे हैं और कह रहे हैं कि ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को के आर लिख देते हैं। के कांस्टेंट है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको समझ ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगी? के आर के बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है माइनस dv बाई डी आर, बिल्कुल होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाता है? माइनस dv बाई डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आर इक्वल टू हो गया माइनस dv बाई डी आर, तो dv इक्वल टू क्या हो गया भाई? के आर डी आर, माइनस में इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, r इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 था और एट डिस्टेंस r यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। इट मीन्स v इज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू v एंड k, what is the integration of r dr? r squared by 2 and lower limit is 0 and upper limit is r. So you can say that v is equals to minus kr squared by 2, in this case potential directly proportional to r square. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन, नहीं। इट इज proportional to r, नहीं। इट इज proportional to r स्क्वायर, हाँ बिल्कुल। 8 का सी ऑप्शन सही है। इट इंक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, एट गोज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से जब आप दूर जा रहे हैं, ऑरिजिन से जब आप दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि ये निगेटिव है ना, पोटेंशियल क्या है? निगेटिव है। ठीक है, तो निगेटिव साइन के साथ है, इस कारण से पोटेंशियल को कहेंगे कि ये डिक्रीज कर रहा है। फिर से समझिए, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ये बात सही है, लेकिन पोटेंशियल का जो इक्वेशन है वो माइनस के आर स्क्वायर बाई 2 है। के आर स्क्वायर बाई 2 बढ़ रहा है, लेकिन माइनस के आर स्क्वायर बाई 2 यदि कहेंगे तो निगेटिव में जब ये बढ़ रहा है तो इसको कहेंगे घट रहा है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल माइनस 10 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, तो माइनस 10 वोल्ट ज़्यादा है, माइनस 20 वोल्ट कम है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड इट इज डिक्रीजेज वन गोज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, तो इसका भी सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन है सी, तो 8 का सी हो जाएगा। चलिए फिर